6-8-12 का बृहस्पति हो तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, और अगर केंद्र का बृहस्पति हो तो क्या स्थिति रहेगी। क्या बृहस्पति हमेशा ही अच्छा बल करता है? क्या कभी कभी बृहस्पति बर्बाद भी करता है? तो आज मैं इन कंसेप्टों को क्लियर करूंगा। स्पीच को कंप्लीट होने के बाद जिसके भी दिमाग में इससे संबंधित प्रश्न आए, जो भी विद्वान पूछना चाहते हैं, जैसे पहले एक प्रश्न आया था, वो पूछ सकते हैं। बृहस्पति यूनिवर्स के अंदर सबसे शुभ ग्रह, ये ऋषि पारशर जी ने कहा है, और विज्ञान ने भी इसको शोध कर दिया। अब विज्ञान ने कैसे शोध कर दिया इसको? क्योंकि बृहस्पति के चारों तरफ 16 चंद्रमा हैं, और वो 16 चंद्रमा, उनका एनवायरमेंट हमारे चंद्रमा से मिलता जुलता है। इसका मतलब सूर्य की रिफ्लेक्शन जब मून के ऊपर जाती है, उन 16 मूनों पर वो बृहस्पति के एनवायरमेंट को पॉजिटिव करके पृथ्वी को पॉजिटिव करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने ये कहा कि किसी को अहंकार ना हो जाए, किसी ज्ञानी को अहंकार ना हो जाए, तो उसके अहम को खत्म करने के लिए छठा भाव दिया है। 1 से 5 भाव जो होते हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं। तो उन्होंने अहंकार को, बृहस्पति के को खत्म करने के लिए उसको भी पाप प्रभाव में डाला। तो 12 भाव होते हैं। 12 भावों में बृहस्पति 5 भावों का कारक है। बृहस्पति धन का कारक है। बृहस्पति पंचम भाव में संतान और पुत्र का कारक है। बृहस्पति भाग्य का कारक है और ज्ञान और धर्म का कारक है। बृहस्पति कैरियर और लाभ का कारक है। 5 तो ये हैं। और छठा भाव है 7वां। 7वें भाव में वो स्त्री के लिए पति का कारक है, और शुक्र वहां पर पुरुष का कारक है, पुरुष का स्त्री का कारक है। इसका मतलब 6 भावों में से, जो 12 भाव हैं उसमें से 6 भावों में देवगुरु बृहस्पति शुभता देते हैं। इसलिए ऋषि पारशर जी ने कहा है कि बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ है। शनि को सबसे ज्यादा बुरा बोला गया है। वो इसलिए बोला गया है कि शनि जब गोचर में मूव करता है तो शनि की सबसे ज्यादा दूरी है सूर्य से, बहुत दूर है वो। जब सूर्य की फोकस शनि पे जाती है तो शनि इतना विशाल है, उसके चारों तरफ बलय हैं, रिंग हैं, गैसेज हैं, गैस की रिंग है। वो क्या करता है कि इतनी दूरी होने के कारण, सबसे लास्ट ऑर्बिट में होने के कारण, उसकी सूर्य की किरणें ऐसे फैलती हैं, इस तरीके से। यानी ये जो सूर्य की किरण मेरे ऊपर आ रही है, मेरे चेहरे पर आ रही है, एक तो मेरे चेहरे पर आ रही है, ये सीधी सप्तम दृष्टि है, चेहरे में चमक है, लेकिन चेहरे से रिफ्लेक्ट होके ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। इसका मतलब इसकी तीसरी दृष्टि भी है और साथ में 10वीं दृष्टि भी जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये प्रभाव डाल रहा है। ये तो मेरे को सीधा सीधा नुकसान कर रही है सप्तम दृष्टि, लेकिन ये इधर वालों को भी कर रही है और इधर वालों को भी कर रही है। इसलिए गोचर में जब शनि चलता है तो 3 राशियों को एक साथ पीड़ित करता है। वो इसलिए कि इसका साइज बड़ा है, साइज बड़े होने के कारण, और फिर इसकी रिफ्लेक्शन ढैया पर भी जाती है। 2 राशियों पे ऐसी रिफ्लेक्शन है बलयों के कारण कि वो ढैयाओं पे चली जाती है। तो 12 में से 5 को शनि, कितना, जब वो बेचारा चलता है तो 5 राशियों को गोचर में एट ए टाइम नुकसान करता है, और उसकी सप्तम दृष्टि वैसे होती है, तो छठी वो हो गई। तो यानी दुखों का कारण शनि जब चलेगा तो 6 लोगों को तो पीड़ा देगा ही देगा। सुखों का कारक देवगुरु बृहस्पति, वो 6 के लिए अच्छा करेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, ऋषि पारशर जी ने क्या देखा यूनिवर्स के अंदर, कि शनि हमेशा बुरा ना करे,
उनको बुराइयों का कारक बना करके उन भावों का कारक बना दिया, उसको तीसरे का कारक बना दिया, बेटा तीसरे में अच्छा फल कर दे। उसको छठे का कारक बना दिया, रोग चोट ऋण शत्रु वगैरह, कि तू यहां रहे। और उसको फिर आयु का कारक भी बना दिया कि आयु तेरे पास है, और खर्च बारम भाव का भी कारक बना दिया उसको। तो देवगुरु जो बृहस्पति है उसके साथ प्रॉब्लम एक आ गई कि कारको भावाय नासह, यानी जिन भावों का ये स्वामी हैं, तो दशा और गोचर का फल ये कहता है कि भाव स्वामी और कारक अगर तीनों पीड़ित हो जाएं तो उसका विनाश हो जाता है। अब ऋषि पाराशर जी के इस सिद्धांत को अगर मैं ऐसे बताऊं कि ये कारको भाव नाशाय, इसका सिद्धांत प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। आखिर ये बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो धन का नाश क्यों कर देगा, जबकि वो तो बली भी है। नैसर्गिक बल में अगर देखा जाए तो वो 3-4 ग्रहों से ज्यादा पावरफुल है, उसके पास तो बल है और पावर भी, और बड़ा प्लेनेट है सबसे, फिर क्यों नुकसान कर देता है। उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत को मैं बताता हूं, उसका वैज्ञानिक आधार भी है। एक बैंक होती है, बैंक में एक कैशियर है, एक बैंक मैनेजर है और एक चौकीदार है। अगर बदमाश इन तीनों को कैप्चर कर लें, उन्होंने चौकीदार को पकड़ लिया, बैंक मैनेजर को पकड़ लिया और कैशियर को भी पकड़ लिया, तो बैंक लुटेगी कि नहीं लुटेगी? लुटेगी। यानी भाव बैंक मैनेजर भाव हो गया, भाव का कारक चौकीदार, यानी वो कारक को हम चौकीदार बोलते हैं। सिग्निफैक्टर जो है एक तरह से चौकीदार की तरह होता है हर भाव का, कि वो बंदूक लेके खड़ा हुआ है। और कैशियर, धन का कारक बृहस्पति, तो बैंक लुट गई। इसमें से कोई एक भाग जाए, भाव स्वामी कारक में से एक पीड़ित ना हो, यानी बैंक का जो कैशियर है वो चाबी लेके भाग गया, तो क्या बैंक लुटेगी? और अगर दो भाग गए तो नहीं लुटेगी। इसलिए कारको भाव नाशाय का सिद्धांत ऋषि पारसे जी ने इसलिए दिया कि अगर बृहस्पति पाप प्रभाव में हो, द्वितीय भाव में हो, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, भाव स्वामी कारक, तो वो धन का नाश कर देगा। वो तो कोई भी कर देगा। वो तो मैं हूं, मेरे घर में पत्नी है, उसके पास चाबी है और कैसी है, सब कुछ है, और डकैत आकर के, आतंकवादी आकर के मुझे पकड़ लें, पत्नी को भी पकड़ लें और धन को भी ले लेंगे, सब ले जाएंगे, लुट जाएंगे। अगर मैं भाग गया या पत्नी चाबी लेके चलेगी तो बैंक लुटेगी ही नहीं, घर लुटेगा ही नहीं। यह सिद्धांत है। इसलिए बृहस्पति अपने कारक स्थानों में उस भाव का नाश कर देता है अगर एक पाप दृष्टि हो। यानी एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। द्वितीय भाव में पाप प्रभाव में वो धन का नाश करेगा, परिवार का भी नाश करेगा। पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो, पाप प्रभाव हो, तो संतान बाधक योग बना देगा, बच्चा नहीं होंगे, और बच्चा हो गए तो मृत्यु को प्राप्त होगा। आपकी एजुकेशन को बाधा पहुंचा देगा, बशर्ते कि ज्योतिष में भी सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होते रहते हैं। किंतु परंतु का मतलब अगर बृहस्पति के ऊपर सिद्ध दृष्टि हुई, बृहस्पति नवांश कुंडली में पाप प्रभाव में नहीं रहा, पावरफुल स्थिति में है, और मुझे किसी ने तंग करने की कोशिश की मैन कुंडली के अंदर, लेकिन अंदर से मैं बहुत मजबूत हूं, तो आतंकवादी मेरा कुछ नहीं कर सकते और मैं उस भाव को बचा जाऊंगा, और पंचम भाव में मैं पुत्र की प्राप्ति जरूर दूंगा। जो नियम यहां बताए जा रहे हैं वो नियम पूरे इंप्लीमेंट नहीं होते कभी भी। ज्योतिष में हम गलती ये करते हैं, अरे पंचम में बृहस्पति बैठा, तेरे को संतान का सुख नहीं मिलता। मैंने 3-3 पुत्र देखे लोगों के, 3-3 पुत्र होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि हमें दोनों तरफ चलना पड़ेगा। पहले ये देखना है कि ये नुकसान तो नहीं कर रहा। अब ऋषि पारसे जी ने कहा है सप्तम बृहस्पति लड़की के विवाह का नाश कर देता है, हर एक का तो नहीं करता। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी स्त्री हैं, पतिव्रता हैं, बहुत अच्छा चरित्र है, कोई उनकी तरफ उंगली उठा के दिखा दे,
और चाहे वो विधवा हो जाए, लेकिन फिर भी वो किसी पर पुरुष की छाया तक नहीं आने देती। क्योंकि सप्तम में जो बृहस्पति विवाह का नाश इसलिए करता है, अगर वो पाप प्रभाव में हो जाए तो भाव स्वामी और कारक, क्योंकि वो सप्तम का स्त्री के लिए कारक हो जाता है, इसलिए वहां पर वो विवाह को तोड़ देता है। अब पाकिस्तान पे बृहस्पति बैठा हो, भाग्य का नुकसान, आदमी नास्तिक हो जाता है। अब देखिए करोड़ों मुसलमान नास्तिक हो गए, वो सारे के सारे एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं। वो इसलिए कि आदमी इंटेलेक्चुअल हो जाता है बहुत ज्यादा, नवम में बृहस्पति हो, बहुत बड़ा ज्ञानी, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है, स्वतः ज्ञान देता है। जिसका लगन में बृहस्पति बैठा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और चाहे वो नपुंसक हो, कोई भी हो, क्लीब हो, लेकिन उसको स्वतः ज्ञान आता है। उसका जो त्रिनेत्र है वो यूनिवर्स के साथ लिंक हो जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है, और वो ऐसी चीजें बोलता है जो अंतरिक्ष के अंदर ज्ञान होता है, उस ज्ञान को वाणी के माध्यम से आपके सामने परोसना शुरू कर देता है। ये बृहस्पति की खूबी होती है। इसलिए सप्तम में विवाह का नाश करता है। इसलिए नवम भाव में आदमी उच्च कोटि का ज्ञानी होता है। अब यहां पर क्या होगा? धर्म का नाश करेगा या धर्म में लीन हो जाएगा। अगर आपने अपने भाग्य को धर्म के साथ जोड़ लिया तो आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। आपका पिछला जन्म भी बड़ा ज्ञानियों का था और अगला जन्म भी बड़ा ज्ञानियों का मिलेगा। आज आप जितने भी ज्योतिषी हैं ना, अगर कोई कालसर्प योग बताने वाला ना हो तो नहीं तो क्या करते हैं, बड़ा खतरनाक शेषनाग कालसर्प योग, आजा गंगा के किनारे, तेरा राहु शांत कर देता हूं। अगर ऐसे ज्योतिषी होते हैं, उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप में से 99% ज्योतिषी ऐसे हैं कि जिसके पास ज्ञान है। क्या है? और आपके चित्त के अंदर ये ज्ञान बढ़ता जा रहा है, और मृत्यु के बाद ये ज्ञान का पिटारा दोबारा खुलेगा और फिर इससे ज्यादा बड़े ज्योतिषी बन के आप आ जाओगे यहां पर। लेकिन ज्योतिषियों को पता तो लग जाए ना कि हम जो अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, अपने चित्त में जो स्टोर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन आजकल सारे प्रॉपर्टी डीलर ज्योतिषी बन गए, शेयर ब्रोकर ज्योतिषी बन गए, नाचने गाने वाली सारी रील बनाने वाली ज्योतिषी बन गई, वो भी कालसर्प योग बताती हैं। अब रीलों के माध्यम से ज्योतिष का सबसे ज्यादा नुकसान ये कर रही हैं। अब जब इनकी मृत्यु होगी, जब इनकी फाइल खुलेगी, तो बस ब्रह्मा जी यही कहेंगे, इंद्र नाम की वायु और यम नाम की वायु यही कहेंगे कि तुमने तो सब कुछ बेड़ा गर्क किया। इसलिए नवम में बृहस्पति ज्ञान देता है, दसम में कैरियर देता है। कैरियर भी कैसा देगा? अपने जैसा ही देगा। उसका अपना स्वभाव क्या है? कथावाचक है, संतोष भार्गव जी की तरह। वो ज्योतिषी भी है, वो प्रोफेसर है, वो लेक्चरर भी है, वो राइटर भी है, वो ज्ञानी भी है, वो वकील भी है, वो जज भी है, वो संत भी है, वो साधु भी है। इसका मतलब ये रहा, दसम में बृहस्पति अच्छा फल करेगा, बशर्ते। बशर्ते का मतलब है कि उच्च का बृहस्पति भी दसम में बैठा हुआ हो और पाप प्रभाव में हो तो आपके हाथ में कटोरा भी दे सकता है। देखो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान तो होगा आपके पास, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो। मैंने बहुत सारे मोचियों को देखा है, जूते पॉलिश कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, और वो बात कर रहे होते हैं कबीरदास जी की, रहीमदास जी की, तुलसीदास जी की। ज्ञान होना और धन होना दोनों में फर्क है। तो यहां ज्ञानी तो हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन पैसा हो ना हो। बहुत सारे ज्योतिषी इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हिमालय की कंदराओं में बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, उनके पास इतना ज्ञान है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। 11वें भाव में बिजनेस का कारक हो जाता है। वहां पर अगर पाप प्रभाव में हुआ तो आपके बिजनेस का लॉस कर देगा, और अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो वही बृहस्पति आपको अरबपति बना देगा। अब बृहस्पति की 2 राशियां हैं, समस्या यहां पैदा होती है। एक धनु है जो मूल त्रिकोण है उसकी। अगर मूल त्रिकोण में धनु राशि में 10 डिग्री तक रहता है तो वो मूल त्रिकोण है, बड़ा जबरदस्त फल देगा, और 10 डिग्री से ऊपर है तो उसके फल में कमी आ जाएगी। अब यहां ज्योतिषी को दिक्कत यह आती है
कि बृहस्पति अच्छा फल करेगा कि नहीं करेगा। मान लो मेष लगन है, मेष लगन में बृहस्पति नवम भाव का स्वामी हो गया और 12वें भाव का स्वामी हो गया। अब बृहस्पति की तो समझ लो दो पत्नियां हैं, एक धनु और एक है मीन। ज्यादा प्यार किससे करता है? धनु से करता है, और मीन वाली से कम करता है। अगर जब वो धनु से निकलेगा, धनु के ऊपर गोचर करेगा, तो पहले वाली जो पत्नी होगी उसको तो 2-3 साड़ी दे देगा, और जब मीन से निकलेगा तो बोले एक में काम चला ले। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब ऐसे उदाहरण दिमाग में बैठ जाते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन बड़ी सटीक जाती है। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं ऐसे बताने का। अभी नवम से बृहस्पति जाएगा, 8 साल बहुत अच्छा फल करेगा। सुनना, 8 साल बहुत अच्छा फल करेगा, और जैसे ही 8 साल खत्म होंगे तो मीन राशि का फल करेगा, क्योंकि फल तो दोनों का ही देना है उसने, क्यों 2 पत्नी है उसकी। तो उस समय पर वो उस फल में कमी कर देगा। फल में जैसे ही कमी होगी तो हमारे पास बिजनेसमैन आएगा, गुरुजी एक चीज बताइए, 8 साल तो बृहस्पति ने बड़ा जबरदस्त फल दिया है, लेकिन अभी पिछले 8 साल से तो बर्बाद कर दिया, जितना दिया था उतना लेके चला गया। लेके इसलिए चला गया कि बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी था, लेकिन ऋषि पारस जी ने यह कहा है कि 12वें भाव का स्वामी और उसकी कोई दूसरी एक राशि हो, इतर राशि हो, तो वो उसका भी फल देता है। इसका मतलब 12वें भाव में कोई राशि अगर आ जाए, दूसरे भाव में कोई राशि आ जाए और उसकी एक राशि केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो उसका फल देता है। अब यहां हुआ क्या कि बृहस्पति ने फल नवम भाव का ही देना चाहिए था, मीन में भी, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ऋषि पारस जी तो कहते हैं कि 12वें भाव का जो फल है वो नवम भाव की राशि का फल देगा, वो उसकी दूसरी राशि है उसका फल देगा, लेकिन उसने दिया नहीं। दिया इसलिए नहीं क्योंकि जो मीन राशि है वो जलीय राशि है और जो धनु राशि है वो अग्नि तत्व है। 2 तत्व टकरा गए तो जो अच्छा फल मिलना चाहिए था वो कलेप्स करता चला गया। और आग और पानी का तो आपको पता है बैर होता है, इसलिए वो फल नहीं दे पाया। इसका मतलब मेष के अंदर बृहस्पति से आप पूरा उम्मीद नहीं कर सकते कि ये 16 साल अच्छा फल करेगा। फिर दूसरी चीज एक और आती है, बृहस्पति के और शनि के नक्षत्र एक साथ होते हैं, क्योंकि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र एक साथ हैं, विशाखा अनुराधा एक साथ हैं, उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद एक साथ हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही बृहस्पति की दशा में बच्चा पैदा होगा, बृहस्पति की दशा मान लो 8 साल निकल गए, 8 साल निकल के बाद उसने फल देना मीन राशि का, मीन राशि का फल देते ही शनि की दशा शुरू हो जाएगी। इसलिए हर बृहस्पति की दशा के बाद में जैसे ही घूम करके कितनी बार शनि की 7.5 बृहस्पति की दशा में घूम फिर करके आती है और फिर दशा आती है तो बृहस्पति के फल को चौपट करता हुआ शनि निकल जाता है। उससे पहले राहु की दशा में उसको परेशानी आनी शुरू हो जाती है। अब मान लो वृष लगन हो किसी की, अब वृष लगन के अंदर बृहस्पति कभी अच्छा फल देता नहीं है। हमारे यहां 2 गुट हैं, एक देवताओं का ग्रुप है, एक राक्षसों का है। जितनी देवता श्रेणी की लगने होंगी वो राक्षसों को बुरे बुरे डिपार्टमेंट दे देते। जैसे मेष लगन है, वो देवता श्रेणी का ग्रह है, तो उसने देखा बुध को बुरा फल दे दिया, बुध को तीसरे का बना दिया और छठे का बना दिया, है ना। शनि को भी अच्छा फल नहीं दिया और बुध को भी, उसको शुक्र को भी नहीं दिया, शुक्र को मार्केस बना दिया कि तू मारता रहे, तू बीमारियां देता रहे और तू अपना मेहनत करता रहे गधे की तरह। इसका मतलब जो लगन शुभ या देवता ग्रुप की आएगी तो राक्षस ग्रुपों को बुरी जगह मिलेगी, और अगर लगन राक्षस वाली आएगी तो जितने भी देवता ग्रुप की राशियां हैं या ग्रह हैं उनको बुरे डिपार्टमेंट मिलेंगे। अब वृष लगन हो तो वृष लगन का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र का दुश्मन बृहस्पति होता है, इसलिए बृहस्पति को 2 बुरे स्थानों का स्वामी उसने बना दिया। एक बना दिया उसने अष्टम भाव का और एक बना दिया 11वें भाव का। अब भावात भावव के सिद्धांत के अनुसार छठे से छठा एक सिद्धांत होता है, तो यानी 11वें भाव का जो फल है वो छठे जैसा ही होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि 11वें भाव पैसा भी देता है। अब इस कंडीशन में वृष लगन हो,
बृहस्पति की दशा चल रही हो। अब बात आती है कि यहां अष्टमेश बृहस्पति आ गया, अष्टमेश बृहस्पति आ गया। शुक्र ने कहा, शुक्राचार्य ने, के बाद सुन बृहस्पति इधर आ, मैं हूं लगन का स्वामी और मैं राजा हूं इस समय। तेरे को 2 डिपार्टमेंट दिए हैं, एक अष्टम भाव का दिया, मारने की जिम्मेवारी तेरे पास है, और बीमारियां और लाभ देने की जिम्मेवारी भी तेरे पास है। और जब तेरी दशा चलेगी तू यही काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहले वाले टर्म में मेनका गांधी को वो जानवर काटने वाटने का डिपार्टमेंट दे दिया। अब वो थी बेचारी धार्मिक, उसने कहा मैं इनको कैसे कटवाऊं। उसने जो बुरी तरीके से काटते थे, जो तकलीफ थी, वो सब मशीनें चेंज करा दी। उसने किसी जानवर को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होना चाहिए। बृहस्पति अष्टमेश होने के नाते मारेगा तो है, मारकेश तो बनेगा, लेकिन मारने का जो तरीका है उसका वो बदल जाएगा। और यही शनि अगर होता तो शनि आपको चारपाई पे सड़ा सड़ा के मारता, सड़ा सड़ा के मारता, पॉटी करा देता, पेशाब करा देता, 15 साल तक आपको रगड़ के रखता। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अष्टमेश होगा और जब उसकी दशा चलेगी तो मारेगा तो वो है किसी न किसी को, क्योंकि उसके पास डिपार्टमेंट ही मृत्यु का है। अब वो क्या करेगा कि भैया हमारे ससुर जी ना रामायण का पाठ कर रहे थे और पाठ करते करते प्राण छोड़ दिए, क्या मौत पाई है। हमने कहा अच्छा, मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बताना, पता चला बृहस्पति की दशा चल रही थी। यानी आदमी ध्यान में गया और ध्यान में जाते ही उसने शरीर छोड़ दिया, कोई कष्ट नहीं, और मृत्यु के समय उसको अपना अगला जन्म भी याद हो जाता है। क्या बात है, इतनी शानदार चीज हमें ब्रह्मा जी ने और पाराशर जी ने दी है। मैं तो उनको हमेशा भूर भूर प्रशंसा करता रहता हूं और रमण करता रहता हूं, बशर्ते किस पे हमारे ज्योतिषियों की रिसर्च हो तो बहुत आनंद आता है। अभी धनु का फल देगा, फिर मीन का देगा। अब मीन का होने के नाते उसको लाभ तो देना ही है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि किसी को आप मार दो और मारने के बाद पैसा ना दो, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। अंबानी साहब की मृत्यु हुई, अनिल और मुकेश को खूब पैसा मिला, मिला कि नहीं मिला, है ना। सुब्रतो राय की मृत्यु हुई, उनके दोनों बच्चों को पैसा मिला कि नहीं मिला, मिलता है ना। तो मार भी दिया और पैसा भी खूब मिल गया। तो यहां पर अब मिथुन लगन हो, मिथुन लगन का स्वामी बुध जो है ये बालक की तरह काम करता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लगता है, और केंद्र अधिपति दोष क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसको प्रैक्टिकल समझा देता हूं। केंद्र अधिपति दोष होता क्या है हमारे जीवन में। जैसे कोई महामंडलेश्वर हो और उसको मिनिस्टर बना दो, लाल बत्ती की गाड़ी दे दो, और एक बढ़िया सी आईपीएस खूबसूरत लड़की उसकी सेक्रेटरी बना दो, बेचारा राम राम करना भूल जाएगा। और भूल जाएगा, वो सोचेगा यार क्या मैं तो खामा खा के महामंडलेश्वर बना हुआ था ऋषिकेश में और हरिद्वार में घंटी बजाता था, आनंद तो यहां है, कहां है। तो उस बेचारे की बुद्धि क्या हो गई, पलट जाती है। अब ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, इसको कहीं अन्यथा मत लेना। एक महामंडलेश्वर थे, उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, क्योंकि मेरा शुरू से धर्म का ही काम रहा है, क्योंकि मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता भी रहा हूं, स्वरूपानंद जी का वो नहीं है। तो मुझे टिकट चाहिए थी एमपी का चुनाव लड़ने के लिए। पहले मैं चुनाव लड़ चुका था मेंबर पार्लियामेंट का, तो उनको भी चाहिए थी, वो एमपी रह चुके थे। हमने कहा महाराज जी चलो लखनऊ चलते हैं, टिकट मांग करके लाते हैं। बोले चलो यार रावत जी चलते हैं, टिकट के लिए तैयारी करते हैं। लखनऊ चले जाते हैं, बीजेपी कार्यालय में जाकर टिकट विकेट मांगते हैं, वहां से आश्वासन मिलता है। हम दोनों शताब्दी मारे थे। आकर के महाराज जी बोले चलो घर भी चलते हैं। मैं कहा आपका घर कहां से आ गया, मैं कहा आपका तो आश्रम होगा कोई ना कोई। बोले नहीं नहीं मैंने कोठी ले रखी है। कोठी में गया, जैसे ही हम घुसे 2 बच्चे आए, पापा पापा। मैं कहा महाराज जी ये कौन है। मैंने सोचा मैं छोटे भाई के होंगे या बड़े भाई के होंगे, किसी के होंगे। तो आदमी दिमाग तो यही आएगा ना कि भाई छोटे भाई के होंगे या महामंडलेश्वर के बच्चे कहां से आ गए।
बोले नहीं रावत जी, ये मैं मेरे ही हैं। मैं कहा क्या हुआ? मैं कि ये कैसे हो गया अचानक, कहां से हो गए? बोलते पिछली बार जब मैं एमपी था ना, तो मेरी सेक्रेटरी थी, अब मेरा उससे प्यार हो गया, उससे मैंने शादी कर ली, अब उससे ये 2 बच्चे होकर कोठी लेके रह रहा हूं, छोड़ दिया उन्हें उसने अपना। तो कभी कभी बृहस्पति क्या होता है, जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो तो उसको केंद्रपति दोष नहीं लगेगा, मिथुन लगन हो तो केंद्रपति दोष उसको लगेगा। यानी अच्छा भला आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, बैचलर हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यसनों में वो आ जाएगा और वो अपना अच्छा फल नहीं करेगा। अभी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रफुल्ल कुमार महंतो आतंकवादी संगठन था एक आसाम के अंदर, और उन्होंने बड़ा तंग कर रखा था बोडो आंदोलन में। उनको राहुल गांधी ने कहा यार तुम बच्चे बच्चे क्यों तंग करते हो सबको, तुम ऐसा करो चुनाव लड़ो और तुम मुख्यमंत्री बन जाओ और ये काम छोड़ दो। उसने क्या किया, चुनाव लड़ा, सरकार बन गई, प्रफुल्ल कुमार मोहंती मुख्यमंत्री बन गया, आतंकवाद छोड़ दिया। जय श्री राम। इसका मतलब आतंकवादी को पावर दे दो तो कहीं ना कहीं उनको केंद्रपति दोष लग जाएगा, वो आतंकवाद नहीं करेंगे, अच्छे आदमी आ जाएंगे और अच्छे आदमी बुरे बन जाते हैं, इसको केंद्रपति दोष बोलते हैं। अभी मान लो कर्क लगन है, कर्क लगन देवता श्रेणी की लगन है, 4, 8, 12 ब्राह्मण वर्ण की लगन होती है, बड़ी अच्छी लगन होती है। ये 4 भी होती है और 8 भी होती है और 12 भाव भी होती है। अब यहां पर बृहस्पति छठे भाव का स्वामी होगा और छठे से चौथी उसकी राशि आती है पाकिस्तान का। छठे का होने के कारण पहले बृहस्पति आपको नुकसान करेगा बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि कई लोगों की बृहस्पति की दशा ज्योतिषी बोल देते हैं आपकी दशा आ रही है, बहुत अच्छा फल करेगा, चिंता ना करो। लगन में उच्च का होकर के बैठा है और जैसे बृहस्पति की दशा आई वैसे ही परेशानी आनी शुरू हो गई और इतनी परेशानी आई भयंकर, और 8-10 साल कर्जे में डूब गया। बीमारियां, तकलीफ, डायबिटीज, टेंशन, बस दुनिया भर का, पीलिया हो गया, लीवर फेल हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, कैंसर जैसी बीमारियां भी लपेटे में आ गई। और जैसे बृहस्पति ने 12 भाव का फल देना, उसका 12 राशि का फल देना शुरू किया पाकिस्तान का, तो वहां पर अच्छा फल करना शुरू करेगा। अब यहां पर बृहस्पति कर्क लगन में पहले बुरा फल करना शुरू करेगा, सिंह लगन में बाद में बुरा फल करना शुरू करेगा, क्योंकि वहां पंचम का स्वामी है, संतान भी दी, पढ़ाई लिखाई भी दी और बाद में बच्चा चला गया, बड़ा दुख होता है। अभी सिंह लगन हो किसी की, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा में क्या हुआ, बच्चे को हमने बेंगलोर भेजा, बच्चा बोला पापा बाइक भी दे दो, वहां कॉलेज जाने में दिक्कत आती है, बाइक भी दे दी और बाइक का एक्सीडेंट हो गया और 22 साल की उम्र में बच्चे की डेथ हो गई। यानी बृहस्पति ने बच्चा दिया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ हुआ, जैसे ही बृहस्पति अष्टमेश की दशा आई, शनि की 7.5 आई, सिंह लगन के अंदर शनि मार्केस हो जाता है प्रबल और वहां पर वो चला गया। ऐसी परिस्थितियों से हमें निकलने की आवश्यकता होती है। कन्या लगन आएगी तो कन्या लगन में दोबारा से फिर कहीं ना कहीं उसको दोबारा से केंद्रपति दोष लगेगा और केंद्रपति दोष लगते ही फिर वो कहीं अच्छा फल नहीं देगा। मुझे लगता है खाने का टाइम हो रहा है। बाकी 6 लग्नों की जानकारी 1, 2 और 3 सितंबर को काशी में दूंगा। 1, 2 और 3 सितंबर काशी में दर्शन करेंगे, काशी भ्रमण करेंगे और वहां पर आप सब लोग आइएगा। इसको पूरा करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। और एक आध कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है तो बेखौफ आप पूछ सकते हो क्योंकि समय हो रहा है। तो हंस योग बना रहे हैं, 28 डिग्री है और वक्री है, तो क्या फल मिलेगा? अब मैं आपको मंजू जी बताता हूं। धनु के अंदर जो बृहस्पति है उसका 80% जो फल होता है, यानी 100 में से 80% 10 डिग्री तक रहेगा। कितने तक रहेगा? यानी एक इंजीनियर बच्चा है, अगर उच्च का बृहस्पति होता तो 1 लाख की सैलरी मिलती। अब वो धनु में है और 10 डिग्री तक है तो उसको 80,000 की मिलेगी। अब वो धनु में स्वराशि में भी आता है लेकिन 28 डिग्री पे आ गया, वो स्वराशि में किस पे आ गया? और अगर मैं विषम राशि के हिसाब से देखूं जागृत आदि अवस्था में तो मृत अवस्था में चला जाता है।
उसके फल में कमी आ जाएगी। जहां हम ये कहने कि धनु राशि में स्वयं राशि का हंस नाम का राजयोग, और वो हंस नाम का राजयोग फलीभूत नहीं हो पाएगा, बहुत लिमिटेड रहेगा। ज्ञान की बातें खूब करेगा, लेकिन जितनी ऊंचाइयां उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। जी मोले जी, लगना है तो अष्टम में गुरु हो मीन का तो क्या फल है? अष्टम में सिंह का गुरु, सिंह लगन में सिंह का गुरु कैसे हो जाएगा? मीन का गुरु। हाँ, मीन का गुरु है। मैंने कहा ना कि मीन का गुरु अष्टम में आएगा तो ज्ञान आदमी के पास आएगा, उसके पास में एक सरस्वती योग का निर्माण होगा, वाणी स्थान को उसका बृहस्पति देखेगा तो अब बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाएगा, उसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी, इंट्यूशंस पावर बड़ी अच्छी होगी, और मृत्यु जो होगी उसकी वो कहीं ना कहीं पीलिया के रोग से, लीवर फेलियर के कारण होगी, डायबिटीज उसकी बढ़ जाएगी, ये तकलीफें आएंगी। लेकिन अगर उसको मजबूत करते हैं तो काफी हमें इंप्रूवमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कन्या लगन में अष्टम का बृहस्पति अगर हो तो आपको कहीं ना कहीं पैनक्रियाज डिस्टर्ब होंगी, वहां पर दिक्कत आएगी। ज्ञानी रहोगे, क्या है, जब भी वाणी स्थान को बृहस्पति देखेगा, छठे भाव से देखेगा, अष्टम भाव से देखेगा, दसम भाव से देखेगा, बृहस्पति की दृष्टि जब द्वितीय भाव पे आएगी तो आपका बोलने का तरीका बहुत शानदार होगा। जो आप बोल दोगे वही सत्य हो जाएगा, चाहे आप गलत बोल दो सही बोल दो, जो होना है वो हो जाएगा। वृषभ लगन हो, अष्टम में बृहस्पति हो, स्वराशि का हो गया ना, वहां जरा सा भी पाप प्रवाह अगर हुआ तो आपको तकलीफ दे देगा, फिर आपके लीवर को फेलियर कर देगा, फैटी लीवर कर देगा। ज्ञान होगा। जितने भी ज्योतिषी कहीं ना कहीं घूम फिर करके द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि सबको होगी किसी न किसी रूप में। जी, मैं झारखंड से हूँ जी, और झारखंड में हम अतिथियों को स्वागत में जोहार कहते हैं। आपको जोहार। धन्यवाद। एक नया शब्द है, आप सभी लोग इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावत सर की भविष्यवाणी हमेशा सटीक रही है और भविष्यवाणी के लिए ये जग जाहिर है। सबसे पहला आग्रह होगा, ये पंचगढ़ी जो बन रहा है सर, इसके संदर्भ में विश्व यूनिवर्स को किस रूप में देख रहे हैं बताएं। देखिए, अभी अभी मैंने 1-2 घंटे पहले लिखा है अपनी फेसबुक पर कि मैंने पंचग्रह योग के ऊपर भविष्यवाणी की थी, हवाई जहाज क्रैश होंगे, युद्ध होंगे। अभी 23 तारीख को तो हुआ ही है, आज 24 है। अभी एक हवाई जहाज गिर गया झारखंड के अंदर, क्रैश हो गया वो, और एक और क्रैश हुआ अमेरिका के अंदर, 2 हवाई जहाज क्रैश हो गए। इसका मतलब राहु मंगल की युति होगी तो यूनिवर्स में हवाई जहाज गिरेगा, मिसाइलें गिरेंगी, बम फटेंगे, और कहीं ना कहीं ब्रेन डिस्टर्ब होने के कारण आदमी में आक्रामक स्वभाव आ जाता है। और सूर्य के साथ होने की वजह से, सूर्य मंगल राहु की युति के होने की वजह से हार्ट पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो हार्ट पेशेंट हैं उनको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। मकर लगन के अंदर बृहस्पति अच्छा फल देता ही नहीं है। हाँ, कि चंडाल योग हो तो, लेकिन बृहस्पति अच्छा फल यहां देगा ही नहीं। बृहस्पति से संबंधित बीमारियां आएंगी, आपके लीवर पे इफेक्ट आएगा, आपको डायबिटीज आएगी, आपको पेट और डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होंगे। और इस चंडाल योग में जब भी इनकी दशाएं चलेंगी, जब धन का नाश हो जाएगा, क्योंकि मकर लगन हो गई, वृष लगन हो गई, तुला लगन हो गई, इन 3 लगनों में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, कौन कौन सी डेट बताई मैंने सितंबर में, और एक पीयूष दास जी की डेट भी है कोई, 5 जुलाई जगन्नाथपुरी। जैसे ये धाम है, ऐसे जगन्नाथपुरी में ये केदारनाथ धाम है, वो वहां पर जगन्नाथपुरी धाम है, बद्री धाम है, ऐसे ही वहां पर है। आप जरूर पहुंचिए, मैं वहां रहूंगा। 1 जून और 2 जून भी तो आप रहेंगे। 1 जून और 2 जून इंदौर में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार।